नमस्कार दर्शकों, कोरोना से जंग के स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रूपम त्रिविक्रम। इस वर्ष बीते अप्रैल और मई माह में पूरे देश में कोरोना अपने चरम पर था। पूरे देश को कोरोना का कहर लगातार बरपा रहा था। वहीं दूसरी ओर केंद्र एवं राज्य सरकार की मुस्तैदी, चुस्ती, मेडिकल टीम की लगातार चुस्ती और कोरोना का जो लोगों में डर था, उसके कारण जो एहतियात लोगों ने बरता, उसके वजह से कोरोना पर काबू पाने में हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए। लेकिन जैसे ही कोरोना पर काबू पाया गया, वहीं लोग लापरवाह हो गए। अधिकांश लोग इधर उधर घूमना शुरू कर दिए और फिर हम उसी स्थिति में जाने लगे और इसके कारण तीसरे लहर की लगातार बात होनी शुरू हो गई। संभावनाएं व्यक्त की जाने लगी, जो कि काफी खतरनाक भी है। मैं बात कर रही हूँ डेल्टा वेरिएंट के विषय में। दर्शकों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या लापरवाही के कारण कोरोना हमें झेलाएगा, पूरा देश और दुनिया इसे झेलेगा? दूसरी जो बड़ी बात है कि क्या पूरा का पूरा देश अगर वैक्सीनेट कर दिया जाए तो कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, यानी हमारे दुनिया से कोरोना जा सकता है? क्योंकि इसका सीधा एग्जाम्पल हमें ब्रिटेन में अभी देखने को मिला है कि ब्रिटेन में अब पूरी तरीके से उसे अनलॉक कर दिया गया है। लोग अब मास्क लगाने ना लगाने के लिए भी सरकार ने कह दिया है और ब्रिटेन को पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो हमारे देश की अगर हम बात करते हैं तो 40 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगातार जारी है। तो क्या वैक्सीनेशंस लगातार जारी है? अगर पूरी की पूरी दुनिया यानी हमारा देश वैक्सीन ले लेता है तो कोरोना से जंग हम जीत सकते हैं घर बैठे ही? ऐसे बहुत सारे सवाल जो आपके मन में लगातार बने हुए हैं। इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कुणाल रंजन जी। आप ENT स्पेशलिस्ट हैं और आप महावीर कैंसर संस्थान में कार्यरत हैं। साथ ही साथ आप कैंसर पेशेंट्स को भी देखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैडम। और मैं दूरदर्शन का बहुत ही आभारी हूँ कि मुझे एक मौका मिला यहाँ पे कोरोना संबंधित टॉपिक पे अपने विचार प्रकट करने का। डॉक्टर साहब, स्वागत करते हुए जो हमारा पहला सवाल है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही किया है और आप भी जान रहे हैं कि इन दिनों जो सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। तो और दूसरी बात, हमने जो कल एग्जाम्पल के तौर पर देखा कि मैं ब्रिटेन की चर्चा कर रही हूँ, उसे ओपन कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि वहाँ वैक्सीन प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा, इसके कारण उस देश को खोल दिया गया है। तो क्या वैक्सीन अगर हमारे पूरे देशवासी ले लेते हैं तो कोरोना की जो लहर है, जो बात है, उसे रोक लग सकता है? कोरोना हमारे समाज से जा सकता है? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। जहाँ तक कोरोना का सवाल है, मतलब जो भी वायरल डिजीज़ होते हैं, जो भी वायरस होते हैं, जो उनके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका प्रिवेंशन। एंड मतलब चूँकि यदि आप भारत की जनसंख्या को देखें तो जो भारत की जनसंख्या वो लगभग 130 करोड़ के आसपास है। और किसी भी वैक्सीन वो तब तक काम करता है जब एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होता है। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कम से उस क्षेत्र के पूरे 70% की जो जनसंख्या है वो वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। जहाँ तक ब्रिटेन का सवाल है तो वो साइज के हिसाब से बहुत ही एक छोटा देश है और उसकी जनसंख्या भी लगभग 6 से 7 करोड़ के आसपास है। और चूँकि वहाँ पे लगभग उन्होंने अपने 70 से 75% जनसंख्या को वैक्सीनेटेड कर दिया गया है। भारत में कम से कम इसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक हमने जो सरकारी डाटा के हिसाब से लगभग 35 से 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन मिला है। तो इसमें भी अभी हमें लगभग 30 से 40 करोड़ और लोगों को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट और जो एक महत्वपूर्ण समस्या वो वायरस के साथ ये होती है कि वायरस समय के साथ म्यूटेट करते रहता है। जो म्यूटेशन होता है, जैसे आप देख ले, पहले थी अल्फ़ा वेरिएंट था, फिर अभी बीटा वेरिएंट, फिर डेल्टा वेरिएंट आया। तो डेल्टा वेरिएंट जिसको हम लोग B16172 कहते हैं, तो उसमें जो वैक्सीन्स होते हैं वो मतलब वायरस समय के साथ साथ अपना एक रूप बदलते रहता है। तो जो वैक्सीन्स की भी जो एक एफिकेसी होती है उसको हम 100% नहीं कह सकते। जैसे मैं मतलब आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे अभी तो कोविशील्ड था हमारे पास जो है वैक्सीन, तो वो लगभग जो हमारे पास फर्स्ट एंड सेकेंड ट्रायल का जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से मतलब आपका जो पहला डोज जब देते हैं तो वो उसमें लगभग 70% उसकी एक बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है और दूसरे दूसरे डोज के बाद लगभग 85 से 90% मतलब जो एक डेटा कहता है। लेकिन जब से ये डेल्टा वेरिएंट आया है तो ये जो ट्रायल में पाया गया है कि जो उसकी एफिकेसी है वो लगभग 60% हो गई है।
तो इसलिए बस हम वैक्सीन पे ही डिपेंडेंट होकर नहीं रह सकते हैं, साथ साथ हमें अपनी कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। सावधानियां जैसे हम एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें और अपना जो फेस मास्क लगाएं और जो भी हाइजीन से संबंधित चीज़ें हैं उसको हम लोग करें। हो सकता है कि समय के साथ जो वायरसेस में जो म्यूटेशन होते हैं वो धीरे धीरे शायद हो सकता है कम हो जाए, तो अभी वो तो समय बताएगा, लेकिन हम फुल्ली, मेरा जो विचार है, वैक्सीन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यानी कंसीडरिंग हमें खुद अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। किसी भी स्थिति में अगर हम वैक्सीनेट खुद को करवा भी लेते हैं तब भी हमें अपने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। बिल्कुल, हमें एक कोविड प्रोटोकॉल को एकदम से फॉलो ही करना है, क्योंकि वैक्सीन पे मतलब बहुत सारी ऐसे रिपोर्ट्स भी मिले हैं, जो हमारे पास मतलब डेटा हैं जिसमें कि लोगों को 2 बार भी लगा है वैक्सीन, फिर भी वो इन्फेक्टेड हुए हैं। तो लेकिन वो रिकवर भी जल्दी हो बिल्कुल गए। हाँ, ये है कि वैक्सीन मोर कोविड वाली स्थिति नहीं है। बिल्कुल, जो मतलब जो एक सीवियर कोविड वाली जो कंडीशन होती है वो वैक्सीन के बाद बिल्कुल नहीं हुई है, और जो मोर्टालिटी रेट है वो काफ़ी कम पाई गई है वैक्सीनेशन के बाद। तो वैक्सीनेशन तो बिल्कुल ज़रूरी है, जो सरकार इस उद्देश्य में जो काम कर रही है, लेकिन उसके साथ एक जनमानस का भी एक ड्यूटी बनता है कि मतलब अपना एक मास्क पहने और जो भी प्रोटेक्शन वाली मतलब चीज़ें तो उसको फॉलो करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये हम जनमानस की भी अपनी मतलब जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं हम अगर ठीक रहना चाहते हैं और दूसरों को भी ठीक रखना चाहते हैं तो खुद मास्क जरूर, फेस मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें और खुद जाकर वैक्सीन जरूर लें। डॉक्टर साहब, एक जो बड़ा सवाल है इन दिनों, जो खबरें लगातार बनकर हम सबके सामने आ रही है डेल्टा वेरिएंट के विषय में, अभी आपने भी चर्चा किया कि अक्सर म्यूटेशंस चेंज हो रहा है बॉडी में, वो चेंज कर रहा है, तो क्या ये ज़्यादा खतरनाक होगा? यस, जो अभी केस रिपोर्ट्स हमारे पास जो मिले हैं, जो स्टडी हम लोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से मिला है जो डेल्टा वेरिएंट जिसको हम जैसे बताया B16172 वेरिएंट जो है, जो कि सबसे पहले थी भारत में हमें मिला था, तो उसका ये है कि मतलब जो वायरस का जो एक मतलब चारों तरफ जो एक कैप्सूल, एक लेयर होता है, उसमें जो कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो उसमें म्यूटेशन होकर के तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और जो हमारे पास चाहे जो दवाइयाँ हैं वो उस पर थोड़ा कम असर करती हैं, और वायरस का जो एग्रेसिवनेस है, जो इफेक्ट करने की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। और जो हमारे पास वैक्सीन्स होते हैं वो भी, क्योंकि जो वैक्सीन भी बनाया जाता है वो कुछ वेरिएंट्स के हिसाब से बनाया जाता है, और यदि वायरस समय के साथ उसमें कुछ म्यूटेशन कर ले तो वैक्सीन की जो एफिकेसी होती है वो थोड़ी कम हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि फर्स्ट फेज़ में हमारे बुजुर्ग प्रभावित सबसे ज़्यादा हुए, सेकंड फेज़ में युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, थर्ड फेज़ में चिल्ड्रंस, बच्चों की बात कही जा रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, देखिए जैसे मतलब जो वायरस कोई भी होता है, चाहे वो कॉमन कोल्ड हो या क्या, वो जो मतलब थोड़ी इम्यूनिटी जिनका लो रहता है या जो एक्सट्रीम ऑफ एजेस में रहते हैं, जैसे बूढ़े लोग हो गए हैं या जिनकी मतलब कुछ अलग सी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ और बीमारियां हैं, तो उसमें असर ज़्यादा होता है। जहाँ तक बच्चों की बात है तो जो हमारे पास जो अभी डेटा मिल रहा है उसके हिसाब से यह पाया गया है कि बच्चों में वैसे तो जो प्रतिरोध की क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है मतलब लड़ने की। तो जो हमारे पास जो स्टडीज़ हुए हैं, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से बच्चों में मोर्टेलिटी रेट भी थोड़ी कम है। बट चूँकि अभी जो डेल्टा वेरिएंट है बिल्कुल नया वेरिएंट है, अभी हमें वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से बिहेव करता है। और चूँकि अभी मतलब थर्ड वेव का भी जो हम लोग एक आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर फर्स्ट वीक या कुछ इस तरह से आने की संभावना है, तो हमें पूरी तरह से एक तैयार रहना होगा और इस वायरस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि आप महावीर कैंसर संस्थान में कार्यरत हैं, ENT स्पेशलिस्ट के साथ साथ आप कैंसर पेशेंट को भी देखते हैं, तो क्या तैयारियां कर रखा है आप लोगों ने कोविड पेशेंट के लिए खासकर? जैसे हमने तो पहले मतलब तो हम लोग ICMR के गाइडलाइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया WHO की जो गाइडलाइंस होते हैं उसके हिसाब को हम लोग फॉलो करते हैं। जहाँ तक कैंसर पेशेंट्स हैं वो बहुत ही वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया जो उनकी एक इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है बिकॉज ऑफ कैंसर के कारण। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग पहले स्क्रीन आउट कर लेते हैं। जैसे हमें उनको किसी सर्जरी करनी है तो हम जो मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से जो टेस्ट्स होते हैं, RT-PCR टेस्ट करवाया, उसके बाद यदि कोई पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता है तो उसको हम लोग कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन रखते हैं। यदि वो सिम्टोमेटिक है तो उनके सिम्टम के हिसाब से फिर उनका कुछ मतलब ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो मतलब सर्जरीज़ होती हैं वो थोड़े दिनों के लिए हमको उसको डिले करना होता है कि जब तक वो नेगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। डॉक्टर साहब, इन दिनों, डॉक्टर कुणाल, इन दिनों जो कोरोना के वजह से पूरे हॉस्पिटल्स को कुछ दिन पहले बंद किया गया था और सिर्फ
कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स को भी देखा जा रहा था। ऐसे में अन्य जो पेशेंट है लाइक कैंसर, डायबिटीज़, अदर्स जो भी पेशेंट हैं, खासकर किडनी, तो उन पर तो काफ़ी प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ा, सफ़र करना पड़ा। ऐसे में बहुत सारे जानें भी चली गई। तो वो अपने स्वास्थ्य का प्रबंधन कैसे करते हैं और आप लोग उनको क्या हेल्प करते हैं? बिल्कुल, जहाँ तक कि कैंसर का संबंध है तो आपको पता है कि कैंसर भी बहुत एक जानलेवा बीमारी है। हम जस्ट कोरोना के कारण कैंसर के ट्रीटमेंट को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि कैंसर तो बढ़ता रहेगा। जहाँ तक महावीर कैंसर संस्थान का सवाल है, तो हमने कोरोना के समय में भी मतलब जी जान से काम किया, और कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट बाधित ना हो वो कभी नहीं हुआ। हमने कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते रहे, और उसके संदर्भ में हमने जो भी एक प्रोटेक्शन होता है मास्क पहन करके, तो ओटी में हमने उस तरह से मुस्तैदियाँ हमने की, और जो पेशेंट्स को हमने स्क्रीन आउट किया, और ट्रीटमेंट भी नहीं वहाँ। जहाँ तक मतलब ऐसे पेशेंट्स हैं, डायबिटिक वाले पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा तो उनको ख्याल रखना होगा। पहला था कि सपोज यदि उनको कुछ भी ऐसा डाउटफुल हो या कुछ हो, तो वो चूँकि मतलब जो भी कैंसर संबंधित हैं बीमारी, तो उनका तो अभी तक ट्रीटमेंट बंद नहीं किया गया है, वो ट्रीटमेंट चल रहा है। तो वो अपना प्रॉपर मास्क का यूज करते हुए वो कर करके डॉक्टरी सलाह लें। मतलब तो उनको ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टरी सलाह। तो क्या आपके यहाँ ऑनलाइन डॉक्टरी सलाह दी जाती है? बिल्कुल मैडम। क्योंकि ई संजीवनी पोर्टल भी लाया गया है स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, तो क्या जो कैंसर पेशेंट है और खासकर कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं, तो क्या एक दूसरे से कनेक्ट हो करके, क्योंकि कोविड से तुरंत इफेक्ट होता है लेकिन कैंसर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जानलेवा है, तो ऐसी स्थिति में वो पेशेंट बहुत सफ़र कर रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो यही मैं जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी लगातार ये प्रश्न करते रहते हैं कि जो कैंसर पेशेंट हैं वो कैसे प्रबंधन करें अपने स्वास्थ्य का। क्या ई संजीवनी के माध्यम से या किसी पोर्टल के माध्यम से आप ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं? बिल्कुल मैडम, मतलब इसके लिए अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़पेपर में भी सारे डॉक्टरों की एक सूची जारी की गई थी, और उनका टेलीफोन नंबर मतलब साझा किया गया था कि जो भी लोग हैं वो डॉक्टरों के साथ एक कांटेक्ट कर सकें और एक सलाह मशवरा कर सकें। इसके साथ साथ टेलीफोनिक कांटेक्ट करने की भी सुविधा है। जो दूर दराज के लोग हैं जो नहीं आ सकते, वो डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर हमेशा लगभग तत्पर हैं, सबका एक टाइमिंग दे रखा है, और उनको मतलब इसके लिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिसे आपने बताया था, ई संजीवनी पोर्टल का भी वो लोग एक यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्योंकि आप ENT स्पेशलिस्ट भी हैं और इन दिनों बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में ये कॉमन प्रॉब्लम होता है कि सर्दी हो जाए, ज़ुकाम हो जाए, कान में थोड़ी खुजली हो जाए, और जो स्थिति है कोविड के भी यही लक्षण माने जा रहे हैं। मेरे सर्किल में आसपास और खासकर स्टूडियो में भी मैं लगातार देख रही थी, कुछ ना कुछ सबको प्रॉब्लम चल रहा है, इवन मुझे भी। तो ऐसे स्थिति में हम डर जाते हैं कि कहीं हो तो नहीं गया, हम कोविड पॉजिटिव तो नहीं हो गए, तो फिर अपना मैनेजमेंट कैसे करें लोग? बिल्कुल, देखिए मतलब ये तो एक जाहिर सी बात है कि बरसाती बुखार या फिर जो इस टाइप का सीजन होता है, मतलब स्पेसिफिकली आपका ये मई जून जुलाई वाला बरसात के टाइम में, तो मतलब कोविड के अलावा भी और भी डिफरेंट टाइप की वायरसेस हैं, कॉमन कोल्ड है, वो सब है। तो एक तो आपको अपने देखने होंगे कि सिम्टम्स कैसे हैं। कोविड से बहुत सारे सिम्टम्स तो कॉमन होते हैं जो कि आम वायरल फीवर में भी होते हैं। इसके साथ साथ यदि किसी पेशेंट की को मतलब कोई टेस्ट का लॉस हो रहा है, या स्मेल में दिक्कत हो रहा है, या बुखार अचानक से हुआ है, और साथ में परिवार के कुछ और सदस्य भी बीमार पड़ रहे हैं, तो एक बार अपने RT-PCR टेस्ट कर लें। ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, वो टेस्ट एक बार करवा लें, क्योंकि यदि सपोज वो नेगेटिव है तो अच्छी बात है, और यदि वो पॉजिटिव भी आता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लगभग 80 से 90% केसेस में लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो मतलब ये जो कोविड पॉजिटिव है, डेफिनेटली उनका टेस्ट, जीभ का टेस्ट जाएगा और उनकी सूंघने की क्षमता कम होगी। हाँ, ये कॉमन है। ये यस, मतलब ये कॉमन है, 100% लोगों में नहीं होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ लोगों में ये एक सिम्टम है। साथ साथ सपोज पूरे शरीर में दर्द होना, सर्दी होना, मतलब फिर आपका खांसी होते रहना, कभी कभी लूज मोशंस के साथ भी लोग प्रेजेंट करते हैं। तो मतलब इस तरह के यदि सारे सिम्टम्स एक साथ हो रहे हैं, तो मेरा एक लोगों से ये भी मशवरा रहेगा कि टेस्ट ज़रूर करवा लें। मतलब टेस्ट हर हाल में करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। और अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2-3 दिनों तक अभी बारिश हुई तो भीग गए, और उसमें उनके अंदर बॉडी में बहुत चेंजेस हुए, सर्दी खांसी जुकाम बुखार कॉमनली, और ये कोविड के भी हैं। तो क्या टेस्ट कितने दिनों के अंतराल पर करवाना चाहिए? वेट कर लेना चाहिए, या 2-3 दिन के बाद कराएं, 5 दिन के बाद कराएं? अगर फीवर का हमारा टेम्परेचर जो है 99-100 है तो ज़रूरी नहीं है 103 है
तो ज़रूरी है, कुछ ऐसा कुछ? मतलब यस मतलब जो है आपका जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं जिनको भी ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो 1-2 दिन यदि वो सिम्टोमेटिक उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब सपोज जैसे आपने बताया कि भींग के आ गए, या फिर मतलब आपका जो बुखार है मतलब आपका जो टेस्ट नहीं गया है, सूंघने की क्षमता ठीक है उस तरह से, तो मतलब पैरासीटामॉल टैबलेट ले लिया या कुछ अपना वो ध्यान रखें, थोड़ा सा रेस्ट करें। फिर भी यदि ये कम नहीं हो रहा है तो एक बार टेस्ट करवा लें। ज़रूरी है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम फिर आते हैं कोविड के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर। कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना सफल हमारे स्टेट में, क्योंकि हमारा जो देश है डेफिनेटली आपने अभी बताया कि हम लोग 135 करोड़ के आसपास हैं, या बिल्कुल। जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि 2 साल तो कोविड में चला गया है तो बिल्कुल। जनगणना कहीं हो नहीं पाया है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो देशवासी, हमारे जो स्टेट में हमारे जो लोग रह रहे हैं बहुत डरे हुए हैं। हर्ड इम्यूनिटी की भी बात हो रही है, लेकिन कितना ज़रूरी है वैक्सीन लेना? वैक्सीन लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक तो बताया गया कि मतलब इवन जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोविड हो गया, कोविड होने के बाद ऐसा नहीं होता है कि फिर से उनको कोविड नहीं होगा, क्योंकि इस पे भी अभी एक रिसर्च चल रहा है कि जो एक शरीर की अपनी इम्यूनिटी होती है वो कितने दिनों तक रहेगी। जो वैक्सीन डिराइव्ड जो इम्यूनिटी होती है वो काफ़ी लंबे समय तक रहती है। तो और अभी जो हमारे जो साइंटिफिक रिसर्च चल रहे हैं, बाकी समय में आगे वाले समय में हम इस पे डिटेल में और बता पाएंगे कि मतलब कितने वैक्सीन्स के डोज चाहिए। हम फिलहाल तो जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस, WHO के गाइडलाइंस हैं, तो ये 2 डोज अभी उन्होंने कंपलसरी किया है, तो वो हमें करना है। और वैक्सीन्स क्योंकि आप चाहे जो भी देखें बीमारी, मतलब वायरल डिजीज़ में उसमें एंटीबायोटिक या उन सब का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है। वो मतलब उसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही देते हैं। तो एक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो एक प्रिवेंट करने के लिए भी वैक्सीन ज़रूरी है। और दूसरा ये कोविड में पाया गया है कि सपोज यदि कोई इन्फेक्टेड होता भी है तो जो डिग्री ऑफ सिवियरिटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो लंग रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं वो वैक्सीन्स के बाद काफ़ी कम होते हैं, और जो डेथ रेट है उसमें काफ़ी मतलब गिरावट पाई गई है जब वैक्सीनेशन लोग ले लेते हैं। तो मैं लोगों से बस वही अपील करना चाहूँगा कि चूँकि तो अभी हमारा मतलब सरकार अपने तरफ से पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी है, तो वैक्सीन्स लें, अपना कोविन ऐप पे रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन लेने से ना चूकें, क्योंकि उससे ना को वो अपने आप को मतलब सेफ रखेंगे, बाकी एक हर्ड इम्यूनिटी में भी एक अपना योगदान डालेंगे। हाँ, क्योंकि आप जब खुद को सेफ रखेंगे तभी तो हर्ड इम्यूनिटी में योगदान दिया जाएगा। और फिर ब्रिटेन की तरह हम लोग भी बिल्कुल आज़ाद बिना मास्क के, फिर हम जो घूमने फिरने की सबकी लालसा है, और इन दिनों घूमने के वजह से, भीड़ लगाने की वजह से थर्ड वेव की बात लगातार कही जा रही है। तो डेफिनेटली हम अगर वैक्सीनेट हो जाते हैं पूरा का पूरा हमारा देश, तो निश्चित तौर पर हम फिर आज़ादी के साथ सांस ले सकेंगे। बिल्कुल। और उसके साथ साथ जैसे हमें ना कि जैसे कुछ एपिसोडिक जो फोकाएँ तो उनको हमें तो रोकना है कि भीड़ भाड़ बिना किसी कारण का ना लगाएं, क्योंकि अभी जब तक ये वायरस खुद ब खुद वीकेंड नहीं होगा तो अभी इसको प्रेडिक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी जैसे थर्ड वेव की एक प्रेडिक्शन की गई है, तो अब वो मतलब वायरस किस तरह से बिहेव करता है। और चूँकि मतलब अभी हमारा इतने सारे लोगों को मतलब आप कहते वैक्सीनेट करना भी इतने कम समय में बहुत जल्दी पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जो हमारी सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है। इतना फास्ट इन्होंने 40 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया। तो वैक्सीन के साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक दूरी एक बनाए रखें, एक मास्क लगाएं, अच्छे से अपना हाथ धोएं, और यदि कुछ भी उनको संदेह हो ऐसा लगे तो अपना जांच करवाएं और छिपाएं नहीं अपने लक्षणों को। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कैंसर के पेशेंट को भी देखते हैं, तो एक जो सवाल मेरे मन में लगातार चल रहा है, क्यों ठीक है सर्दी खांसी जुकाम बुखार जैसी कोई भी बात आपके बॉडी में होता है तो आप कोविड टेस्ट के लिए जाते हैं, तो क्या ऐसा ही सिम्टम कुछ अलग कैंसर पेशेंट में भी पाया जाता है? क्योंकि अक्सर जब कोई कैंसर पेशेंट डिटेक्ट होता है तो पता चलता है वो थर्ड स्टेज में है या 4th स्टेज में है मैक्सिमम केसेस में। ऐसी स्थिति में बाद में हमारे बीच वो नहीं रहते और हम सब हाथ मलते रह जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ तो बॉडी में उनके भी सिम्टम होता होगा, या किसी के बॉडी में कोई अगर चेंज हो रहा है सिम्टम, तो कैसे पता चलेगा कि वो कैंसर की ओर जा रहा है? देखिए, अभी मतलब जो कैंसर है ये एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, बट जो भारतवर्ष में, जो भारतीय उपमहाद्वीप में, वो
और गला के कैंसर सबसे कॉमन होते हैं। हम्म। और मुंह के कैंसर्स को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे? क्योंकि मतलब क्या होता है कि जो कैंसर्स के होते हैं वो एक तो होता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, और दूसरा होता है जो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा बिहेवियर। तो उसको एक तो पहले हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप विच टाइप देखिए, ऑफ बिहेवियर? जैसे बिहेवियर, अब जैसे मान लीजिए कोई तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, कोई अल्कोहल लेते हैं, किन्हीं को स्मोकिंग का वैसा है, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, खान पान जो उनका डेली एक लाइफस्टाइल है वो अच्छे से अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उन सब को चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक अपना सपोज, जैसे मैं चूँकि ENT सर्जन हूँ तो मैं मुंह से संबंधित कैंसर पे ज़्यादा बताऊंगा आपको, और ये सबसे कॉमन कैंसर भी है अपने स्टेट में और इवन पूरे भारतवर्ष में। तो समय के साथ साथ अपने मुंह का खुद से एक एग्जामिनेशन करते रहें, मिरर के सामने में खड़ा हो जाएं, है ना। जैसे मान लीजिए मंथली एक बार देख लिया कि मुंह में किसी तरह का कोई छाला तो नहीं हुआ है, मतलब मुंह के अंदर, मतलब गाल के अंदर? हाँ, गाल के अंदर ऐसा देखा, और फिर उसके बाद ऐसा देखा कि कुछ ऐसा घाव है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, मतलब मैक्सिमम 2 हफ्ता, सपोज आपने कुछ एंटीबायोटिक लिया, कोई ट्रीटमेंट लिया, फिर उसके बाद वो बढ़ते जा रहा है, या उससे ब्लीडिंग हो रही हो, या कुछ ऐसा गांठ आ गया हो जो कि मीन्स स्टार्टिंग में हो सकता है दर्द ना हो, बट उसकी साइज बढ़ती जा रही हो, वो थोड़ा हार्ड हो, तो उसको इग्नोर ना करें और तुरंत तो जाके क्या डॉक्टर से उसमें सलाह कोई लें। दर्द वगैरह भी होता है? देखिए, मतलब जहाँ तक कैंसर के जो होते हैं, मतलब डिफरेंट कैंसर्स के अलग अलग अपना एक प्रेजेंटेशन होता है, बट मैक्सिमम ऑफ टाइम ऐसा देखा जाता है कि जनरली कभी कभी वो लोग पेनलेस मास्क के साथ ही आते हैं, और लेटर ऑन जब थोड़े एडवांस स्टेज में आते हैं तो उसमें दर्द स्टार्ट होता है। तो किसी भी ऐसा असाधारण चीज़ जो कि पहले शरीर में नहीं था, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और एक बार डॉक्टर सलाह लेकर उसको दिखा लें। बिल्कुल, बहुत ही उचित सलाह आपने दिया डॉक्टर साहब। और हमें लगता है कि जो खासकर पान, तंबाकू, सिगरेट जैसे सेवन करते हैं वो निश्चित तौर पर आपके इस बात को सुनेंगे और समझेंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले तो ये संदेश देना चाहूँगा कि ये जो कि अभी कोरोना महामारी पूरे देश में है और पूरे विश्व में ये है, और इससे बहुत लोगों ने अपने जान से हाथ धोया है इससे। तो चूँकि एक तो अभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसका एक साथ दें, समय पर वैक्सीन लें, उसके साथ साथ कोविड से संबंधित नियमों का पालन करें, उसको बिल्कुल हल्के में ना लें, केवल वैक्सीन पे ही डिपेंडेंट ना रहें, मास्क का सही से उपयोग करें, इवन भीड़ भाड़ बिना किसी रीज़न का ना लगाएं, और गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कुणाल रंजन कि आप अपना कीमती वक्त देकर हमारे दर्शकों को अवेयर किए। निश्चित ही तौर पर दर्शकों, अगर आप कोविड से बचना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको मास्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर खुद का बचाव करेंगे तो साथ ही साथ अपने परिवार का, सोसाइटी का भी बचाव करेंगे। और टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात भी कही कि किस तरीके से आपको, अगर किसी में भी कोई भी व्यक्ति अगर सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गुटखा खाता है, तो वो कैसे अपने जांच खुद कर सकता है कैंसर का। महीने में एक बार कम से कम शीशे के सामने मुंह खोल कर देखें कि कोई छाला या गांठ तो नहीं है। दर्शकों, आपको अपना सुरक्षा खुद करना होगा। देखते रहें कार्यक्रम, हमें दे इजाज़त। नमस्कार।